और इन लो क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसको मैं लेके आया हूँ सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो का आपको बेनिफिट हो सके। अगर आपने इस सीरीज का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज, एआईबी से रिलेटेड सीरीज, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, बहुत सारे लेक्चर सीरीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बना रखे हैं। तो आप उसको जाकर के प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए ताकि नए नए अपडेट्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं कोई नई वीडियो बनाऊं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ये सीरीज AIB 18 स्पेशल क्लास चला रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आपको इम्पोर्टेंट्स जो सेक्शंस वाइज जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो 30 MCQ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं लेके आया हूँ। तो चलिए आज के लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स। कहते हैं भारतीय संविधान अधिनियम कब से लागू हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 अक्टूबर 1872। ठीक है। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछता है ना किसी सब्जेक्ट का वाइज का, तो वहाँ से स्टार्टिंग से क्वेश्चन बनता है कि ये एक्ट कब से स्टार्ट हुआ, कितने एक्ट में सेक्शन है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप याद रखें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से भारत में लागू हुआ, तो 1 अक्टूबर 1872 से ये पूरे भारत में लागू हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरप्रिटेशन क्लाउज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज़ बीन प्रोवाइडेड। इंटरप्रिटेशन क्लाउज भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत किस सेक्शन में, किस धारा में दिया गया। तो इंटरप्रिटेशन क्लाउज क्या होता है, जिसमें वो डिफिनेशन क्लाउज को आप इंटरप्रिटेशन क्लाउज कह सकते हैं। तो सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स अबाउट इंटरप्रिटेशन क्लाउज और डिफिनेशन क्लाउज। तो इंटरप्रिटेशन क्लाउज में क्या क्या दिया गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होगा, ऑफर का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, वो सारे आपको इंटरप्रिटेशन क्लाउज या डिफिनेशन क्लाउज में सेक्शन 2 ऑफ इंडियन क्या बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स अबाउट इंटरप्रिटेशन क्लाउज। क्लियर है। चाहे आपको पूछ ले इंटरप्रिटेशन क्लाउज या आपको पूछ ले डेफिनेशन क्लाउज, दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्लियर है। जो कि सेक्शन 2 धारा 2 में दी गया भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। कहते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो इनेक्ट हुआ था किस ईयर में, तो 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनेक्ट हुआ था। एक होता है कमेंसमेंट डेट, एक होता है इनेक्टमेंट डेट। तो इनेक्टमेंट का मतलब कि किस ईयर में भारतीय संविधान अधिनियम बन के तैयार हुआ, और कमेंसमेंट डेट क्या होता है कि कब से लागू हुआ। ठीक है। इनेक्टमेंट और कमेंसमेंट में फ़र्क होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफर और प्रपोजल इज डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहते हैं कि ऑफर और प्रपोजल ये दोनों टर्म सेम है, चाहे आप ऑफर बोले या फिर प्रपोजल बोले। ऑफर का मतलब किसी को प्रस्ताव देना। ठीक है। जनरली आप किसी को कहते हैं ना कि हम अपना मोबाइल बेचना चाहते हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको ऑफर दे रहे हैं, आप उसको प्रपोजल दे रहे हैं। तो वही टर्म पूछा जा रहा है, ऑफर और प्रपोजल, या ऑफर या प्रपोजल भारतीय संविधान अधिनियम के किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन A ऑफ क्या बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स अबाउट ऑफर और प्रपोजल। क्लियर है। आप ऑफर टर्म समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रपोजल एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज। ठीक है। कहते हैं ये ऑफर जो डिफाइंड है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो कैसे डिफाइंड है उसको देखते हैं। क्या है आंसर, विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है। एन एक्ट इज ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर। ठीक है। जब किसी व्यक्ति को हम ऑफर देते हैं ना, तो या तो कुछ करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, या तो कुछ करने के लिए, या तो कुछ नहीं करने के लिए। ठीक है। हमारा किसी व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट हो रहा है कि आप हमारे लिए ये गाना गाओगे। ठीक। एक एग्रीमेंट तो ऐसा भी होगा।
और दूसरा एग्रीमेंट ये हो रहा है कि आप मेरे फिल्म इंडस्ट्री के अलावा दूसरे कहीं पे गाना नहीं गाओगे। तो दो तरह का बात समझ में आ रहा है, या तो आप ये काम मेरे लिए करोगे या तो मेरे लिए आप ये काम नहीं करोगे। तो ऑफ़र दो तरीके से हो सकता है, कुछ करने के लिए भी, कुछ नहीं करने के लिए भी। क्लियर है? और हम उसकी इच्छा जानते हैं कि वो क्या चाहता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ। ज्यूरिस्टिक का मतलब लीगल, कहता है कि ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट का मतलब उसमें क्या क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वो क्या है, उसमें कंसिस्ट क्या क्या मिला हुआ है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्लियर? ये ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कभी कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सबसे पहले कोई व्यक्ति उसको ऑफ़र देगा, प्रस्ताव देगा, फिर उसके बाद सामने वाले व्यक्ति उस ऑफ़र को क्या करेगा, एक्सेप्टेंस करेगा, अर्थात स्वीकार करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियली डिटरमाइंस द सर्कमस्टांसेस इन विच। कहता है ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, निर्धारण करता है किस चीज़ को, परिस्थिति में। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट किया, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम निर्धारण करें बाय द लॉ अगर देखना चाहे तो उसमें क्या होता है, आंसर देख लीजिए, ए प्रॉमिस शेल बी लीगली बाइंडिंग ऑन द प्रॉमिसर। ठीक है? क्या कहता है, ए प्रॉमिस शेल बी लीगली बाइंडिंग ऑन द प्रॉमिसर। जो व्यक्ति जो क्या बोलते हैं कि प्रॉमिस कर रहा है ना, उस पर क्या होता है, लीगली बाइंडिंग हो जाता है, वो मुकर नहीं सकता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एग्रीमेंट इज। अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट करता है ना, तो एग्रीमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ऑफर होगा। सबसे पहले कोई व्यक्ति किसी को ऑफर देगा, सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्टेंस करेगा। तो एग्रीमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऑफर होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं यूं ही नहीं बना दिया हूँ, ये क्वेश्चन आप देखोगे ना तो जुडिशरी एग्जाम तक में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल्स इन ए शोरूम विथ प्राइसेस अमाउंट इज। ठीक है? कोई एक आर्टिकल है, कोई वस्तु है, मान लीजिए किसी शोरूम में कोई आर्टिकल्स है या कोई वस्तु है, उसका शोरूम में डिस्प्ले कर रखा है, मतलब उसको दिखा के रख रखा है, विथ प्राइस है ना, उसमें प्राइस टैग लगा दिया, लिख दिया ये जीन्स है, इसका 5,000 रुपये दाम है, आपको दिख रहा है। तो वो क्या है, वो इनविटेशन टू एन ऑफर है। वो ऑफर नहीं है, वो क्या है, इनविटेशन टू एन ऑफर। वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप आइए, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं इस ऑफर के लिए। ठीक है? वो ऑफर नहीं है, वो क्या होगा, इनविटेशन टू एन ऑफर। ठीक है? आप जो कोई मॉल वगैरह कहीं जाते हैं ना, तो आपको दिखता है ना कोई वस्तु वगैरह टांगा हुआ है, 50% ऑफ, 60% ऑफ। ठीक है? वो क्या है, वो ऑफ़र नहीं है, वो इनविटेशन टू एन ऑफर है। वो आपको इनवाइट कर रहा है, आप आओ, आप इस सामान को परचेज़ करो। क्लियर है? आप वहाँ पे जाकर के ऑफ़र दोगे उसको कि हम इस पर वस्तु को खरीदना चाहते हैं। ठीक है? वो क्या होगा, इनविटेशन टू एन ऑफर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए मैन एडवर्टीजेज डैट ही हैज़ स्टॉक ऑफ बुक्स टू सेल ही इज़ मेकिंग। कोई एक व्यक्ति है ना, क्या बोलते हैं, प्रचार दे रहा है कि उसके पास बुक्स का स्टॉक है, उसको वो सेल करना चाहता है। तो वो क्या कर रहा है, एन इनविटेशन टू एन ऑफर। वो क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है कि हम अपना किताब को बेचना चाहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडर इज है। आप देखते होंगे ना, बड़ा बड़ा ब्रिज, बड़ा बड़ा रोड वगैरह का टेंडर निकलता है, पेपर में आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। तो वो क्या है, वो भी एक क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप आइए, हम एक टेंडर निकाले हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं, आप आइए, इसको देखिए, आप इस टेंडर को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है? तो टेंडर क्या होगा, एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। इन्विटेशन का मतलब आपको वो इन्वाइट कर रहा है, आपको दावत दे रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन इज। ठीक है? कोई ऑक्शन का ना, कोई नीलामी का एडवर्टीजमेंट दिया गया, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, वो भी क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है? वो ऑफर नहीं है, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। हम इनवाइट कर रहे हैं कि हम ऑक्शन कर रहे हैं, हम अपना घर बेचना चाह रहे हैं, आप किसको खरीदिएगा, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो वो ऑफर नहीं हुआ, वो क्या होगा, इनविटेशन टू ऑफर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज इज कॉल्ड। कहता है कि कोई एक ऑफर है, कोई एक प्रस्ताव दिया गया जनरली पब्लिक एट लार्ज, मतलब उस ऑफर को कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों?
वो क्या हो गया, पब्लिक एट लार्ज मतलब जनरल ऑफर है, एक पार्टिकुलर ऑफर नहीं है। अगर उसमें लिख दिया जाए कि पार्टिकुलर इसी व्यक्ति के लिए ये ऑफर है, ये व्यक्ति आके ले सकता है, जैसे किसी मॉल में आप जाइए, वहाँ पे लिख देगा आपको कि विकलांग व्यक्ति है उसको 50% मिलेगा और जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको 30% मिलेगा। तो विकलांग व्यक्ति के लिए जो 50% फिक्स रखा है वो क्या हो गया, पार्टिकुलर ऑफर हो गया, स्पेसिफाइड कर दिया गया, वो स्पेसिफिक ऑफर है। लेकिन जहाँ पे लिख दिया 30% देंगे तो 30% टू ऑल पर्सन, मतलब वो जनरल ऑफर हुआ, वो 30% के अंदर जितने भी जनरल लोग होंगे सबका आ जाएगा। तो ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक भी होता है, जनरल भी होता है। अगर कोई ऑफर पब्लिक एट लार्ज के लिए दिया गया तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, जनरल ऑफर मानेंगे। इसका आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट है, देखते हैं इसको। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई स्कॉलर्स वगैरह हुए या फिर क्या बोलते हैं कोई जूरिस्ट है, उनका कोई स्टेटमेंट दे दिया, वहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, हु सेड दैट एन ऑफर नीड नॉट टू बी मेड टू एन सर्टेन पर्सन। किसने कहा था कि कोई ऑफर, क्या बोलता है, एन ऑफर नीड नॉट टू बी मेड, मतलब कोई ऑफर दे रहा है, नीड नॉट टू बी मेड एन ऑफ ए सर्टेन पर्सन। ए सर्टेन का मतलब अनिश्चित, सर्टेन का मतलब निश्चित, बट नो कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज अंटिल इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय एन सर्टेन पर्सन। जब तक कि कोई अनिश्चित व्यक्ति है ना, ठीक है, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसको हम ऑफर क्या बोलेंगे, क्या मानेंगे, उसको ऑफर मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। तो इस स्टेटमेंट को किसने दिया था, एंसन ने दिया था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the terminology used to describe a situation when two parties make identical offers to each other in ignorance of each other offers। देखिए इसको जनरल वर्ड में समझिए। दो एक व्यक्ति है, हम उसको कह रहे हैं कि हम अपना कार 4 लाख में बेचना चाह रहे हैं, वो क्या कर रहा है, हमारे ऑफर के सामने में हमको कह रहा है नहीं भाई साहब आपका कार को हम 3 लाख में खरीदना चाह रहे हैं। तो वो हमारे ऑफर को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है, मतलब हमने जो ऑफर दिया मेरे से ऑफर को ठुकरा करके वो सामने से ऑफर दे रहा है, तो उसी ऑफर को क्या कहते हैं, काउंटर ऑफर कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफर वाज सेंट बाय पोस्ट, कहता है कि कोई एक ऑफर है, कोई एक प्रस्ताव है, बाय पोस्ट भेजा गया। द एक्सेप्टर रोट एक्सेप्टेड ऑन द लेटर, जिसको भेजा गया था उसने लिख दिया कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आगे क्या कह रहा है, पुट इट इन हिज ड्रॉर एंड फॉरगेट अबाउट इट द ट्रांजेक्शन इज। लेकिन उसमें एक्सेप्टेड लिख करके वो क्या किया, ड्रॉर में रख दिया और वो भूल गया। तो वो जो ट्रांजेक्शन को क्या मानेंगे, आंसर देखते क्या है, नो एग्रीमेंट एज द एक्सेप्टेंस वाज नेवर कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर। उसने क्या बोलते हैं कि जो कोई व्यक्ति उसको जो क्या बोलते हैं ऑफर दिया था, प्रपोज दिया था, उसके साथ कोई कम्युनिकेशन उसका हुआ ही नहीं, तो वो क्या हुआ, एग्रीमेंट वहाँ पे होगा ही नहीं, क्लियर है। क्योंकि कोई व्यक्ति ऑफर दे रहा है ना, उसका एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अगर बाय पोस्ट दिया तो बाय पोस्ट भी उसको लेटर भेजना पड़ेगा कि हाँ मैंने आपका ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके कानों तक खबर पहुंचना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, कहता है कि कोई एक प्रपोजल है, कोई एक ऑफर है, वो अगर क्या बोलते हैं कि एक्सेप्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस क्या बोलते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, क्लियर है। कोई एक व्यक्ति किसी को ऑफर दिया, प्रपोजल दिया और उसको क्या कर लिया, दूसरा व्यक्ति स्वीकार कर लिया, तो दोनों क्या हो जाता है, प्रॉमिस हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का एक क्या बोलते हैं कि मैक्सिम भी है, क्विड प्रो को, मतलब क्या होता है उसका मतलब समथिंग इन रिटर्न। हम किसी व्यक्ति को कुछ सामान दे रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ मिल रहा है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, किस कौन सेक्शन डिफाइन कर रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो सेक्शन 2D। कंसिडरेशन का मतलब हिंदी हुआ प्रतिफल। प्रतिफल कुछ भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, पैसे के एवज में कुछ भी हो सकता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से अपना ज़मीन का क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप यहाँ जो मेरा 2 कट्ठा ज़मीन है आप ले लो और यहाँ पर जो अपना 2 कट्ठा आप हमको दे दो। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों व्यक्ति को कंसिडरेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल। कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, या क्या बोलते हैं एनीथिंग हो सकता है, क्लियर है। जो सेक्शन 2D में डिफाइंड है, कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू विथ फ्री कंसेंट एंड लॉफुल बट विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज। कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, फ्री कंसेंट के साथ और लॉफुल भी है, लेकिन क्या कर रहा है कि वहाँ पे कोई पर्याप्त कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन क्या होगा, पर्याप्त नहीं भी होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा,
लॉफुल माना जाएगा और वैलिड माना जाएगा। क्लियर है? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट हो रहा है। क्या बोलते हैं कि फ्री कंसेंट कब होगा? कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट थ्रेट से, क्या बोलते हैं कि या कोर्सन से ना हो, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? फ्री कंसेंट मानेंगे, और उस टाइप का एग्रीमेंट क्या होगा? लॉफुल होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि जो कंसिडरेशन है, प्रतिफल है, वो क्या है? पर्याप्त है या नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, क्या कह रहा है कि हर एक प्रॉमिस और उस प्रॉमिस से जो प्रॉमिस सेट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, और उससे क्या उत्पन्न हो रहा है? कि दोनों व्यक्ति को कंसिडरेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एन एग्रीमेंट। क्या बन रहा है? एन एग्रीमेंट। एक करार दोनों के बीच में हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी। कहता है कि कोई एक एग्रीमेंट है, कोई एक करार है जिसको बाय द लॉ हम इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे कोर्ट में, वो क्या कहा जाएगा? वॉइड कहा जाएगा। वॉइड मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड माना गया है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट विथ ए माइनर और बाय ए माइनर, क्या है वो? वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही वो वॉइड है, शून्य है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट इन सेक्शन। कहता है ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है ना, के अंतर्गत ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइंड है? तो सेक्शन 2H जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे तो वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड अंडर। कहता है कि कोई एक एग्रीमेंट, कोई एक करार है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं कराया जाएगा, वो किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है? उसको वॉइड माना गया है। तो सेक्शन 2F ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलते हैं, किसको डील करता है? एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज। कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 धारा 2H देखते हैं तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? तो कहता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्स बाय लॉ, कोई एक ऐसा करार है जिसको बाय द लॉ हम इन्फोर्स करवा सकते हैं, अपने राइट को रिस्टोर करवा सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवा सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंडर सेक्शन 2H एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स डैट। कहता है द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स का मतलब क्या होगा? ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू एंड बी सूड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि जो पार्टीज होंगे ना, जिस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, वो व्यक्ति ही उस पर केस कर पाएगा। थर्ड पर्सन आकर के केस उस व्यक्ति पे नहीं कर सकता, क्योंकि दो व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तीसरा कोई व्यक्ति तो है नहीं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंजर, कोई थर्ड पर्सन आकर के उस पर केस मुकदमा नहीं कर पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एसेंशियल फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कहता है कि कुछ ऐसा कोई तत्व है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड माना गया है। वो कौन सा पॉइंट है? मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ द पार्टीज। दोनों पार्टी का क्या होना चाहिए? म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल एग्रीमेंट इज डैट। कहता है कि डिफरेंस बिटवीन कोई कॉन्ट्रैक्ट और सोशल एग्रीमेंट्स में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यही डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट और सोशल रिलेशनशिप में। किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वहाँ पे आपका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा। अगर कोई सोशल एग्रीमेंट है तो वहाँ पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता। जैसे आपने अपने फ्रेंड को कह दिया शाम में आ जाना, मेरे तरफ से आपको मैं पार्टी दूंगा। अब वो शाम में गया, आप तो घर पे हो नहीं, भाग गए। अब वो क्या कर सकता? आपके खिलाफ केस कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं दे रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी, ओनली वन पार्टी इज बाउंड टू ऑल्सो नॉन एज। कहते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक होता बाइलेटरल, एक होता यूनिलेटरल। बाइलेटरल का मतलब कि दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट अभी फुलफिल नहीं हुआ है, बाकी है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कोई एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो बाकी है वन साइड से परफॉर्म करने के लिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट।
क्लियर? क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे वन साइडेड जो है, एक साइड से उसके परफॉर्मेंस को कंप्लीट करना बाकी है अभी, उसी को कहते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए proposes by letter to sell a house to B at a certain price. The communication of proposal is completed when. कहता है कोई एक व्यक्ति है ना, बी को लेटर लिख करके भेज रहा है कि हम अपना सर्टेन प्राइस में एक निश्चित अमाउंट में अपना घर को बेचना चाह रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है? द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन। ये प्रपोजल कब कंप्लीट होगा, कब कम्युनिकेट होगा? तो कहता है बी रिसीव द लेटर। जब भी रिसीव लेटर को रिसीव कर लेगा, वो कह देगा कि हाँ ये निश्चित अमाउंट में आपका घर हम खरीदना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, दोनों के बीच में ऑफर कम्युनिकेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर और प्रपोजल इज कंप्लीट। कहता है ये कम्युनिकेशन ऑफ और ऑफर जो होगा, ऑफर जो प्रपोजल होगा, कब कंप्लीट होगा? तो आंसर देखिए, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। कहता है कि उस व्यक्ति के नॉलेज में, उस व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए जिसके लिए वो क्या बोलते हैं कि ऑफर और प्रपोजल दिया गया है, तो वो क्या होगा, कम्युनिकेशन ऑफ और ऑफर क्या होगा, कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर है? तो ये आज के सेशन में मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 30 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने डील किया। जो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। AIB 18 एग्ज़ाम का मैं सीरीज चला रहा हूँ, जो आपको इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके मैंने MCQ क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बना रखे हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यन लॉ क्लासेस।